क्या हम सच में साइबर अरेस्ट हो सकता है कोई आदमी? कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको जो साइबर अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट है, वो कर ले। कहीं कानून में प्रोविजन नहीं है। चलिए, हमारे कुछ मंत्री जो हैं जेल में रह के आते हैं, एक साल 1.5 साल आराम से जेल में एंजॉय करके आते हैं। 1.5 साल जेल में रह के आते हैं और फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जेल के अंदर बैठ के इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप ये देखो कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जितने हैं, कितने लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस है। डकैती का है, रेप का है, मर्डर का है। आम आदमी अगर पुलिस के पास जाते हैं तो पहली लाइन होती है, तेरे बाहर जा भाई, केस नहीं बनता तेरा। ये कानून जब बदलेगा जब ये जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जब इनके परिवार वालों के ऊपर इस तरह के केसेस होने शुरू हो जाएंगे, जब बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट इस तरह के केस आएंगे, तब देखते हैं कानून कैसे रातों रात नहीं बदलता है, चुटकी की तरह बदलता है। 99.99% केसेस में अगर पुलिस अपनी पे आएगी तो वो फटाफट उस केस को सॉल्व कर सकती है। आपकी जो कहीं सर्वर पे कोई चीज़ पड़ी हुई है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो कभी भी हैक हो सकती है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो वेबसाइट है वो हैक हो जाती है यार। बच्चों की स्कूल फीस हो सर, स्कूल टैक्स है। हॉस्पिटल जो कहते हैं, हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, उसमें एक एक चीज़ पे टैक्स है सर। बिल्कुल, सांस लेने में भी टैक्स है भाई। एयर प्यूरीफायर तो लेना पड़ता है। भी सरकारों के जो ये झूठे प्रॉमिस हैं, ये चलते रहते हैं, चुनावी वादे जिसे बोलते हैं कि हम 1000 रुपये देंगे, 2000 रुपये दे देंगे, 5000 रुपये दे देंगे, 6000 रुपये दे देंगे। कहाँ से दोगे? अपने घर से दोगे? कि वहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बीच में आपको एक फूल दिखा दिया जाता है, लो हैप्पी रोज डे, आपको हम छोटी सी चीज़ फ्री दे रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन ए सिस्टम। हेलो और वेलकम टू इन खबर और द रॉ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और इनकी इंट्रोडक्शन में कहूं कि अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो इनकी वीडियो जरूर दिखती होगी, हर दूसरी तीसरी वीडियोस में ये दिखते होंगे और काफी इतनी बढ़िया बात करते हैं, सुन के बहुत मजा आता है। और आज हम लेके आए उनको अपने स्पेशल शो में। वेलकम विकास शर्मा जी, जो कि हैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। सर, पहला सवाल यही है, देखिए जब भी कोई लॉयर आता है आज सब यही सवाल जानना चाहते हैं कि ये जो पैकेज बन गया है आदमियों के खिलाफ, जो पैकेज आता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कि आपके खिलाफ 5 केसेस 6 केसेस होने ही होने, थोक में आते हैं, इनसे बचने के लिए सर हमारे लिए कुछ है? देखिए, आप पहली बात तो जो आप ये पैकेज की बात कर रहे हो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि पैकेज बनता क्यों है। हाँ, ये भी बहुत सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जी। तो पैकेज बनने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कानून ऐसा है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसने इस तरह के कानून बनाए हुए हैं कि उसको पैकेज की तरह यूज़ किया जा सकता है। जिन लोगों के बेनिफिट के लिए कानून बने थे, जिस सोसाइटी के लोगों के लिए ये जिनके बेनिफिट के लिए काम करना था, उनको तो इनकी जो बेनिफिट है वो मिल नहीं रहा है। गांव की जो लेडीज़ हैं जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, वो जनरली इस कानून को अपने फेवर में यूज़ करने के लिए जब आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो फैमिली का प्रेशर होता है, गांव का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, वो कोर्ट नहीं जा पाती है। लेकिन जो अपने अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पढ़ी लिखी है लेडीज़, जिनके पास पुलिस की एक्सेस है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, जिनको इन्फॉर्मेशन भी पता है, जो कमा भी रही हैं, जो लॉयर को इंगेज भी कर सकती हैं, फीस देती हैं, वो सब इसका यूज़ करना शुरू करते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि इसका जो जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक ये पैकेज वाला सिस्टम चलता रहेगा। एज ए हमारी लॉयर फ्रेटर्निटी में भी यही सब बोलते रहते हैं कि एक मैट्रिमोनियल केस आएगा तो 4-5 एक साथ आते हैं। दूसरा, बचने के लिए देखो, हर केस के फैक्ट्स जो है ना वो अलग होते हैं। हर परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट का रीज़न अलग हो सकता है, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है। अगर किसी भी आदमी को ये लगता है कि मेरे अगेंस्ट इस तरह की केसेस हो सकते हैं और उसको इंडिकेशन दिखते हैं, क्योंकि एक ही दिन में ऐसा नहीं कि आज ही डिस्प्यूट हो और कल से केसेस होने शुरू हो गए, आपको पहले इंडिकेशन दिखते हैं, आदमी का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जब आपका बिहेवियर, आपको लगे कि सामने वाले का बिहेवियर जो चेंज हो रहा है, तो आप अपने जो लीगल राइट्स हैं आप उसको इन्फोर्स करने की कोशिश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहू जब केस करती है तो किस किस के ऊपर करती है? पति, सास, ससुर, आपकी ननद हो गई, जेठ हो गया, जेठानी हो गई, सारे लोगों को लपेट लेते हैं। तो जो बहू के पास जितने भी सारे आपके लीगल राइट्स हैं, उतने ही लीगल राइट्स सास के पास भी होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अगर बहू बोलती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, भाई परिवार के लोगों ने किया है, तो उतना ही राइट जो है सास भी अपनी बहू के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकती है। अगर बहू गलत बोल रही है, कोई फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन चल रहा है जी, कोई मेंटल एक्सटॉर्शन चल रहा है, मेंटल वायलेंस चल रहा है, या कोई फिजिकल वायलेंस कर रही है, सास पे हाथ उठा रही है, गाली दे रही है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे सास जाती है घर के अंदर अपना नहाने के लिए तो बाहर से बाथरूम की कुंडी लगा देती है, बहू जाती है और वो कर देती है, तो दिस इज़ ऑल्सो वायलेंस।
घर से बाहर आप मार्केट में चले गए कुछ खाना लेने के लिए या सब्जी लेने के लिए, वापस आए और दरवाज़ा नहीं खुला, बाहर खड़े रहो 2 घंटे। सर्दी का टाइम है तो आपको पता ही है दिल्ली तो कैसी हालत है जी। तो ये दिस इज़ ऑल्सो वायलेंस। पति के अगेंस्ट अगर धमकी वगैरह दे रहे हैं जो आपके इन लॉज हैं तो एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट हो सकती है, आप ब्लैकमेलिंग की हो सकती है, आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन की कंप्लेंट है वो की जा सकती है। अगर आपको डिफेम किया जा रहा है, ये ऐसा भी होता है ना कि आपके जो परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, 2 यार दोस्त हैं, उनके पास फ़ोन करके बोल देते हैं देखो ये तो कितने गंदे आदमी हैं, इनके अगेंस्ट तो देखो इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आप भी इनसे दूर रहो। तो ये दिस इज़ कॉल्ड डेफेमेशन। तो आप मानहानि का केस कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग राइट्स हैं जो इन्फोर्स किए जा सकते हैं। बट जिस लॉ में बहू या लेडी जो है वो अपने हस्बैंड या किसी और परिवार के अगेंस्ट कोई राइट इन्फोर्स करती है, सेम लॉ में रेसिप्रोसिटी नहीं है। सेम लॉ में सेम सेक्शन में आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, आपको दूसरे लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा जी सर, ये आपने तरीके तो बता दिए कि आप भी केस फाइल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट एट द एंड सर, ये तो हमने स्टडीज भी देखा, अब तो लोग भी आने लगे सामने, बट जो एंड रिजल्ट है सर, उसमें आपको एलिमनी या मेंटेनेंस दे के ही छुटकारा होता है इन केसेस में। तो मेरे को लगता है कि हमारे पास कोई उपचार है नहीं बिना पैसे दिए ये केस खत्म करने। आप पैसे दे के अपनी आज़ादी खरीदते हो, बड़ा सिंपल है। तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि एक तरफ जब कानून मैंने बोला कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया एलिमनी वाइफ को मिलेगी तो मिलेगी। जितने भी हमारे पास कानून है, बी इट मेंटेनेंस रिलेटेड, बी इट आपका हिंदू मैरिज एक्ट, बी इट आपका गार्जियनशिप वाला, बी इट डोमेस्टिक वायलेंस, किसी भी कानून की अगर हम बात करें, हस्बैंड के पास सिर्फ एक ही प्रोविजन है कि वह वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है, वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट। उसके अलावा जितने भी कानून बने हुए उसमें मेंटेनेंस का राइट वाइफ के पास है, एलिमनी लेने का राइट वाइफ के पास है। तो जब कानून में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो वैसे ही होगा ना जैसा कानून में लिखा है। तो फिर हम क्यों केस करें सर, हम क्यों सलाह करें किसी को कि भाई आप सीधा मेडिटेशन में जाके क्यों नहीं फर्स्ट स्टेप पे ही केस क्लोज कर तो सकते? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब आपको सामने वाला लालची आदमी मिल जाएगा तो आपको लगता है कि मीडिएशन सक्सेसफुल होगा। सारे केसेस से बचने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप कोर्ट कचहरी में जाने से पहले किसी भी हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में एप्लीकेशन लगाओ कि जी हमारा डिस्प्यूट हो गया है और हम चाहते हैं कि कोर्ट में जाने की बजाय बैठ के आपस में सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन वो मीडिएशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि दोनों का टेम्परामेंट क्या है, दोनों के जो आउटकम है, दोनों क्या चाहते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जहाँ शादी हुई और शादी होने के बाद बढ़ जाती हैं कई बार बातें, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन परिवार के दोनों जो बड़े थे वो मेरे ऑफिस में आके बैठ गए, आके उन्होंने बोला जी हम तो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बहू को भी ले आए, बेटे को भी ले आए, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, वहीं बैठ के सॉर्ट आउट हो गई सब चीज़ें, जो जिसको देना था, जिससे लेना था, सारा ख़त्म कर लिया। कोर्ट में सिर्फ 1-2 बार गए थे अपना जो म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स फाइल करने के लिए, हो गया डाइवोर्स, ख़त्म हुआ। लेकिन ये तो आपकी जो प्रूडेंस है वो देखनी पड़ेगी ना, आपका आप क्या चाहते हो। जब तक आपके मन में ग्रीड या लालच रहेगा तब तक आप उसको ख़त्म नहीं करोगे। जब तक आपको उम्मीद रहेगी कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा तो ख़त्म थोड़ा ना होगा। देखिए, साथ में किसी चीज़ को रिजॉल्व करने का तरीका जो होता है ना वो होता है कि जब आप टेबल पे बराबर बैठे हो, जहाँ एक का पलड़ा भारी है तराजू है, उसको ब्लैकमेल बोलते हैं, एक्सटॉर्शन बोलते हैं। अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रूफ है अपने फेवर में, तो कई बार वो बोलता है मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, ऐसा भी होता है। और अगर वाइफ के पास ये लगता है कि मेरे पास ज़्यादा प्रूफ है और मैं पहले प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकती हूँ, तो वो कहती है कि मैं सस्ते में काम क्यों छूटूँ, मैं क्यों छोड़ दूँ इनको सस्ते में, नहीं छोड़ सकती, तो मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, करोड़ों रुपए की डिमांड होती है। कई बार ऐसा भी होता है हस्बैंड वाइफ जो दोनों हैं बराबर कमा रहे हैं, वो कहते हैं कि यार हमें इधर उधर जाना ही नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, वो डायरेक्टली कोर्ट में चले जाते हैं, कहते हैं कि जी ख़त्म करना है, किसी भी एक लॉयर से बात करेंगे, जी म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स फाइल करना है, ना लेन ना देन। ऐसा भी होता है, पाँचों के लिए बराबर नहीं है, लेकिन मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, ये फैक्ट है। बिल्कुल सर, ये फैक्ट है। और अभी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक वीडियो देखा, आपने एक्सटॉर्शन की बात की, इससे मेरे को वो वीडियो याद आई। एक लड़का है, टियर 2 ऑडियंस का मैं मानूंगा कि वो अर्बन पॉपुलेशन का नहीं था, उसने एक नोटों की गड्डी अपनी बीवी को दी है। एक लॉयर, मतलब वो कोर्ट का वो वीडियो है जहाँ पे लॉयर खड़े हैं और वो लड़की बहुत खुश होके वो हंस रही है कि मेरा डाइवोर्स हो गया, और लड़का बेचारा रो रहा है और वो पैसे दे रहा है। तो सर, ये जो सिचुएशन आ गई है अब, एक्सटॉर्शन जो अब हो गया है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो, बड़ा सिंपल है।
अगर मैं ये बोलता हूँ कि लीगल एक्शन लो, तो लोग बोलते हैं कि जी वकील साहब हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि लीगल एक्शन ले लो तो वकीलों को फीस देनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छा बिल्कुल है। सर, हाँ। लेकिन अब आप ये समझो कि जो कोर्ट कचहरी का कोई भी चीज़ होती है, चाहे आप पुलिस स्टेशन में हो, कोर्ट में जा रहे हो, एक बीमारी है, ठीक है? और बीमारी का इलाज तो आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप दोनों इतने समझदार होने चाहिए कि हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, हमें कोर्ट में नहीं जाना है। लेकिन अगर एक जना चला गया तो आपके पास लड़ने के अलावा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं है ना। तो आपको लड़ना ही पड़ेगा और लड़ने के बाद आपको जीतना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जीतने के बाद भी आप उतना अच्छा आउटकम ले सको जो आप चाहते हो। जैसे मैं एक केस बताता हूँ आपको कि हस्बैंड ने डाइवोर्स केस फाइल किया वाइफ के जी। अगेंस्ट और डाइवोर्स की डिक्री मिली और कोर्ट ने बोला कि यस, वाइफ का जो बिहेवियर था आपके लिए दैट वाज क्रूअल, शी हैज कमिटेड क्रूएलिटी अगेंस्ट यू, तो आपको हम डाइवोर्स की डिक्री जो है आपके फेवर में कर रहे हैं। एंड दिस वाज अ नेशनल न्यूज़पेपर रिपोर्ट। उस न्यूज़ में ये था कि डाइवोर्स तो दे दिया, लेकिन अब आप अपनी वाइफ को एलिमनी पे कीजिए। दिस इज द सिचुएशन। तो इससे बचने का तरीका सिर्फ इतना है कि जितने भी सिटीजन हैं वो अपने एरिया के जो एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन पर प्रेशर बनाएं कि कानून में इस तरह के डिफेंसेस, कानून में इस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाएं जहां इक्वालिटी हो। अभी इक्वालिटी नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है कि हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि तो मर्दों की प्रॉब्लम है, आदमियों की प्रॉब्लम है, क्योंकि कानून आदमियों को फेवर नहीं कर रहा है। और भूल जाते हैं चीज़ कि ये सिर्फ आदमियों की प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये घर घर की प्रॉब्लम है, हर परिवार की प्रॉब्लम है। जब कोई भी वाइफ कोई दहेज का कोई एफआईआर रजिस्टर करवाती है तो क्या सिर्फ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट करवाती है? वो सास के अगेंस्ट भी तो करवा रही है, ननद के अगेंस्ट भी करवा रही है, जेठानी के अगेंस्ट भी करवा रही है। कई बार घर की जो बेटियां बच्ची होती हैं जो 13-13, 14-14 साल की हैं, जो 18 साल की भी नहीं हुई, उनका भी नाम लिखवा देते हैं। ऐसे भी सिचुएशन होती है। तो उसके जो विक्टिम हैं, जो फॉल्स केसेस हैं, उसके विक्टिम सिर्फ आदमी नहीं होते, मर्द नहीं होते, घर की औरतें भी होती हैं। तो हर आदमी को आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके लिए। अब किसी लेडी से पूछ लिया जाए कि तेरे भाई के साथ अगर सेम सिचुएशन हो जाए कि उसके अगेंस्ट भी फॉल्स केस हो गया तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? तो हर किसी आदमी की जो सोच है उसमें बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। पर कानून के अंदर इतने बदलाव होने चाहिए कि एटलीस्ट एक प्लॉसिबल डिफेंस जो है वो सबको मिले। अभी नहीं है। अभी आपका जो लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन इज़ काइंड ऑफ वन साइडेड। और इसलिए हमें ऐसा लगता है जब कोई भी आदमी पैसे देता है किसी को, जैसे आपने बताया कि भाई डाइवोर्स हो गया और उसने पैसा जो है अपनी वाइफ को दिया, वो सिर्फ पैसा नहीं दे रहा होता, उस पैसे को कमाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम दिया है। चाहे बिल्कुल उसने सही 2 सर। साल, 4 साल, 5 साल उसने पैसा जोड़ा बिल्कुल होगा। सर। और जब वो पैसा किसी और को दे रहा है तो वो अपनी लाइफ का जो वो टाइम था, वो टाइम उसने दे दिया। जी। उस टाइम में जो उसने काम किया था, उस टाइम का जो आउटकम है, जो उसका फ्रूट है, वो उसने किसी और को दे दिया। क्या कोई ऐसे केसेस हुए हैं कि जहाँ वाइफ को भी पैसा देना पड़े हस्बैंड को? ऐसे केसेस, हाँ, ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि वाइफ और उसके परिवार वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये पैसा हम दे देंगे पर इस आदमी से हमारा पीछे छुड़वा दो। अच्छा। ऐसा भी होता है। था मेरे पास एक केस था काफ़ी पुराना, रोहिणी कोर्ट का केस था। उसमें जो हस्बैंड है वो थोड़ा नाटकबाज था, ठीक ठाक। तो उसने क्या किया, जब वाइफ ने केस फाइल किया तो वो भाई साहब 5 किलोमीटर पैदल चल के आया गर्मी के टाइम पे, तो पसीने पसीने हो चुका था। शर्ट पहन के आया जो बाहर निकली हुई थी, चप्पल पहन के आ गया और जाके अपने जो ससुर हैं उनके पैर पकड़ लिए कोर्ट में। कहता मैं तो बर्बाद हो गया हूँ जब से ये मेरे घर से गई है और मुझे तो घर में रख लो, मैं घर जमाई बन के रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। ऑन 2-3 डेट्स ही स्टार्टेड डूइंग दैट, पागलों की तरह, कि मुझे नहीं पता, मुझे तो रख लो, मैं तो घर जमाई बन के रहूँगा। तो द फादर ऑफ दैट गर्ल ही कॉल्ड मी। वो कहता सर ये जो आपका क्लाइंट है पागल हो चुका है, इससे पीछा छुड़वा दो, हम इसको कुछ पैसे भी दे देंगे। तो दिस वाज द सिचुएशन। और ऐसे मैट्रिमोनियल सिचुएशन में डिस्प्यूट्स, तो कोर्ट भी नहीं कहेगा डाइवोर्स लो, क्योंकि नहीं आदमी तो नहीं रहना चाहता है ना। नहीं नहीं नहीं, आपका जो फंडामेंटल राइट है दैट इज़ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। और आपका जो पार्टनर है उसको चूज़ करना आपका एक फंडामेंटल राइट है, ताकि आपको खुशी मिले, एक अच्छी लाइफ हो। लेकिन आपको कोई भी कानून ये बाध्य नहीं कर सकता है, आपको बाउंड नहीं कर सकता है किसी ऐसे आदमी के साथ रहो जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते हो। तो अगर डाइवोर्स लेना है तो कंटेस्टेड डाइवोर्स हस्बैंड भी फाइल करता है, वाइफ भी फाइल करती है। आप फाइल कर सकते हो, कोर्ट थोड़ा ना बोलेगा कि साथ में रहो। आप अलग रहना चाहते हो, आपको यू हैव ऑल द राइट टू हैव हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। ये प्रॉब्लम तो जो है उसको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, नहीं चीज़ें
जी बिल्कुल। और इसमें सर लॉयर कम्युनिटी का कोई तो रोल बनता होगा कि अगर हमारे पास कोई महिलाएं आ रही है या कोई आता है हमारे पास हाँ, कि हमको केस करना है अपने हस्बैंड के खिलाफ, हाँ। हम पूरा जो है एक बता देते हैं कि आप ये सब कीजिए, हम वहां पे उनको क्यों नहीं कुछ मेडिटेट करते कि आप ये मत कीजिए? देखिए वो दिन चले गए जब लोग कहते थे कि हमारे वकील साहब ने ऐसा बोला था तो हमने ये लिख दिया। आज की तारीख में जब भी कोई लॉयर के पास आता है वो पढ़ लिख के आता है। गूगल पे ऑलमोस्ट हर चीज़ मिली है। आप जो चीज़ ढूंढना चाहोगे वो मिल जाएगी गूगल के ऊपर। बिल्कुल। जब वाइफ ये बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड पे क्या क्या केसेस कर सकती हूँ तो गूगल पे लिस्ट आती है कि ये सेक्शन लग सकते हैं। तो लॉयर के पास आके वो खुद ही बोलती है कि ये धारा लगा दो, ये धारा लगा दो, ये धारा लगा दो। अब कोई लॉयर पूछेगी कैसे, तो बोलेगी नहीं उस डेट को हमारे साथ ऐसा हुआ था, उस डेट को ऐसे हुआ था, फलानी डेट को दिवाली के आसपास मैं घर में अकेली थी, ससुर जी आए और मेरे साथ छेड़खानी करने लग गए। तो वो अपनी उसका स्टोरी तो बना कोई, के लाते हैं। हाँ स्टोरी बनाते हैं, अगर प्रूफ तो नहीं है एज ए लॉयर तब भी हम लोग ये फॉल्स केस लगा सकते हैं। इसका कोई रिपरकशन नहीं होता है कि कभी प्रूफ हो गया कि ये फॉल्स है तो? देखो कानून तो ये कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिसर को यानी पुलिस ऑफिसर को अगर आप इंफॉर्मेशन झूठी देते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपके को भी जेल हो सकती है। हम्म। कानून तो ये भी कहता है कि कोर्ट में झूठी गवाही देते हो तो भी आपके खिलाफ जो पर्जरी का मुकदमा है वो हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली कितनी लेडीज़ के अगेंस्ट एफआईआर होती है, प्रैक्टिकली कितनी लेडीज़ के अगेंस्ट कोर्ट डायरेक्शन देता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो? कोई हज़ार में से कोई एक केस आ जाता है, उसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि हाँ ये हो गया है। अदरवाइज जो बाकी के 999 केसेस हैं वो तो ऐसे ही चल रहे हैं ना। आप कोर्ट के अंदर जाओ और किसी लेडी के अगेंस्ट, आप वाइफ के अगेंस्ट बोलो कि इसके अगेंस्ट ने देखो झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके चक्कर में एफआईआर हो गई, अब सेटलमेंट हो गया, मैंने पैसे दे दिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो झूठी थी, हम्म। अब कार्रवाई करो। हम्म। तो नहीं करेंगे। कोर्ट कहाँ करता है, पुलिस कहाँ करती है? नहीं करते। पुलिस तो वैसे ही नहीं सुनती सर। नहीं, पुलिस तो वहाँ सुनेगी जहाँ पुलिस को बेनिफिट लगता है। पुलिस कभी भी काम जो करेगी, दो ही रीज़न होते हैं पुलिस के काम करने के। एक तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत हो, भाई मर्डर हो गया, मजबूरी ये करना पड़ेगा, कोई रेप का एलिगेशन लग गई, मजबूरी ये करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। या फिर पुलिस को लगता है कि आप चीटिंग की मुकदमा लेके जाते हो, पुलिस को ये दिखेगा कि भाई लाला जी कौन से हैं, हम्म। पैसे कौन दे सकता है, कितना अमाउंट है। उसके बाद जो एक्सटॉर्शन शुरू होता है, कंप्लेनेंट से भी कई बार पैसे ले लेते हैं, अक्यूज से भी पैसे ले लेते हैं, दोनों तरफ मीठे बन जाते हैं। काम उनको वही करना है जो उनको करना है। तो आदमी बेनिफिट के लिए काम करता है, या तो उसको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल रही हो, या जो नहीं केस बहुत बड़ा है, या फिर उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। आप जैसे हम जैसे जब आम आदमी अगर पुलिस के पास जाते हैं तो पहली लाइन होती है, कह रहे बाहर जा भाई, केस नहीं बनता तेरा। फिर कोर्ट से ऑर्डर करवाओ एफआईआर करवाने के लिए, तो कोर्ट का भी प्रेशर है, तब होता है। पुलिस का सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम आज की तारीख में जिस कानून के भरोसे बैठे हुए हैं, जो कानून चल रहा है, दैट इज़ अक्यूज्ड सेंट्रिक। अभी अमित शाह जी ने भी ये बोला है कि हमें विक्टिम सेंट्रिक कानून की तरफ जाना चाहिए। लेकिन विक्टिम सेंट्रिक कानून का मतलब ये नहीं होता है कि जो अक्यूज्ड है उसके सारे राइट ख़त्म कर दो। हम्म। हम एज ए लॉयर, हमारी ड्यूटी जो है ना वो 10 फोल्ड हो जाती है। अगर हम किसी ऐसे आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसने सच में कोई क्राइम किया हुआ है, तो उसको डिफेंड करना इज़ क्वाइट ईजी। लेकिन किसी ऐसे आदमी को जो इनोसेंट है, उसको डिफेंड करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपकी कॉन्शियंस भी है, आपकी ड्यूटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ के लिए। एक बात समझो कि अगर आज आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हो जाती है तो आपके अगेंस्ट क्या क्या और कौन कौन लोग हैं जो काम करेंगे। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा जिसको सरकारी तनख्वाह मिलती है, वो पुलिस स्टेशन में उसके साथ में जो हेड कांस्टेबल होंगे जो इन्वेस्टिगेशन में उसकी हेल्प करेंगे, जिनको सरकारी तनख्वाह मिलती है। उसके बाद उसके पास ये पावर है कि वो मोबाइल टावर लोकेशन निकाल सकता है, एफएसएल में भेज सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर अरेस्ट कर लिया तो तिहाड़ और जो बाकी जेल है वो बनी हुई हैं ऑलरेडी सरकारी खर्चे के ऊपर। उसके बाद जब वो चार्जशीट तैयार करता है तो डीसीपी एसीपी से अप्रूवल लेता है, एसएचओ से अप्रूवल लेता है, उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है। उसके बाद वो चार्जशीट कोर्ट में आती है, आने के बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी वकील है, उसको सरकारी तनख्वाह मिलती है। वो आपके अगेंस्ट है क्योंकि उसको सरकार का पक्ष रखना है। और एक ऐसा कोर्ट जहाँ पे तनख्वाह जो है वो अगेन जज साहब की जो तनख्वाह है, पूरे स्टाफ की तनख्वाह है, वो ऑलरेडी सरकारी खर्चे से आती है। तो सारा का सारा सिस्टम आपके अगेंस्ट है, क्योंकि प्राइमा फेसी ओपिनियन तो ये ही बनेगी ना कि आपके अगेंस्ट चार्जशीट आ गई तो केस चलना चाहिए। जी बड़ा सिंपल है ना। उनको तो उनकी ट्रेनिंग भी हो, रोज की पुलिस वाले की ट्रेनिंग भी है। आप अकेले आदमी हो तो आपको डिफेंड करने का सारा जिम्मा जो है, सारी जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस लॉयर की है जो ट्रायल कोर्ट में आपके लिए लड़ रहा है। उसके अलावा कौन है आपके पास ढाल, बता दो। आपकी ढाल सिर्फ एक है, आपका लॉयर, और कोई नहीं है।
और इस सारी सिचुएशन में जहां पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी तनख्वाह के ऊपर उनका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको, सरकार को, जी। पुलिस को, उनके खिलाफ लड़ने के लिए आपके पास सिर्फ एक आदमी है, आपका डिफेंस काउंसिल। और सबसे मजेदार बात यह है कि सर, जैसे हम डॉरी की बात करते हैं कि डॉरी लेना और क्राइम है, देना भी क्राइम है, और कोर्ट रूम में जब ये केस जाता है कि इन्होंने हमसे डॉरी लिया, तो जज ये क्यों नहीं पूछता कि आपने दिया भी तो क्राइम है? कई जज पूछते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों सर, क्यों नहीं? क्यों नहीं, देखिए क्यों जो है ना, एक एक क्या बताऊं मैं आपको, दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन। क्यों का जवाब जो है वो नहीं होता है, क्योंकि और ये जैसे जवाब के फाइल बाद सर क्यों आ पुलिस से जाएगा। आती है, पुलिस से आती है फाइल कि आपके पास डाउरी का केस है, आपके लगा है, तो आपने दिया क्यों? वहां पे तो कोई सवाल नहीं पूछते, और चार्जशीट में नाम होता है पूरे लड़के वालों का, बिल्कुल होता है। लड़की वालों का क्यों नहीं नाम होता है सर? तो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिस्टम का सेंसिटाइजेशन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता इसके ऊपर। अगर कोई भी लेडी ये बात बोलती है कि या कोई परिवार का आदमी ये बात बोलता है कि हमारी बेटी की शादी हुई थी और इन्होंने दहेज मांगा और हमने दहेज दिया, तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में सजा लेने और देने दोनों की है। बिल्कुल सर। तो कार्रवाई में FIR में दोनों का नाम लिखो। बिल्कुल 3 साल की जेल इनको होगी तो 3 को उनको भी होगी। जी। जब तक ये कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी वजह से झूठे केसेस होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी फेक और फॉल्स केसेस आए थे, उसके चक्कर में जो जेन्युइन केसेस हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि औरतों के साथ गलत नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है सर, बहुत जगह हो रहा है। हाँ, हाँ। लेकिन जो झूठे केसेस आते हैं उसके कारण जब कोई सच भी बोल रहा होता है तो हर दूसरा आदमी आके बोलता है कि ये भी ऐसी होगी। तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने ये बोला कि हमने दहेज दिया है, उसके ऊपर तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले कार्रवाई उसके ऊपर हो सकता है कि तुमने दहेज समझ के दिया, भाई शादी थी ना, हाँ। हमने तो दहेज समझ के नहीं लिया ना जी। हमने तो गिफ्ट, एज ए गिफ्ट लिया था। अब आपने दहेज समझ के दिया तो इसका मतलब कार्रवाई आपके ऊपर बनती थी। अब आप प्रूव करते रहो कि मैंने भी जो लिया था वो दहेज के लिए लिया था, मेरी तो कार्रवाई बाद में होगी ना। पर यहाँ इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि हमने दहेज समझ के दिया, इन्होंने दहेज समझ के लिया, तो कार्रवाई इनके ऊपर करो। ना पुलिस सुनती है और ना कोर्ट सुनता है। करप्शन सर जुडिशरी में भी है। करप्शन कौन से सिस्टम में नहीं है? पूरी दुनिया का कोई भी एक सिस्टम बता दो जहाँ करप्शन नहीं है। बहुत सारे हैं ऐसे, जुडिशरी में भी हैं करप्ट लोग, और उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। कई दिल्ली के भी कई जजेस हैं जो सस्पेंडेड है आज की तारीख में, इंक्वायरी भी चल रही है, ट्रायल भी चल रहा है। होता है, हर जगह होता है। लेकिन सिर्फ 1-2 लोगों की वजह से हम पूरे सिस्टम को गलत नहीं कह सकते। बट एक टाइम था सर जब लोग कहते थे कि कोर्ट में देख लूंगा। आज भी बोलते हैं कोर्ट में आज सर डरते हैं लोग कहने से कि कोर्ट में देख लूंगा। नहीं, आपके पास कोर्ट जाने के अलावा ऑप्शन नहीं होता है। बात समझिए, हमारा जो सिस्टम है वो 4 पिलर्स हैं उसके सिस्टम के। लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके बाद में जो हमारा जुडिशियल बॉडी है, और चौथा आपका जो मीडिया है, जो इसे प्रेस बोलते हैं, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये चारों हैं। तो होता क्या है कि अगर आपके साथ कोई प्राइवेट पार्टी गलत कर देती है तो आपके पास ऑप्शन है पुलिस में जाने का। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप SDM के पास जाके जो अपनी कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं सीनियर सिटीज़न एक्ट में। अगर आपके साथ कोई चीटिंग हो गई या चीटिंग के अलावा कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, कोई पैसे नहीं दे रहा, तो भी आप अपना कोर्ट में जाने के अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास। सरकार आपके साथ गलत कर देगी तब भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जुडिशरी इज़ बेसिकली एट दी लास्ट ऑप्शन कि सबने गलत कर दिया, अब कोर्ट के अलावा ऑप्शन नहीं बचा है। और कोर्ट पे आज भी मैं सच बताऊं आपको, लोगों की कहीं ना कहीं फेथ बनी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं हमें न्याय मिलने की उम्मीद है और इसलिए लोग जाते हैं कोर्ट में। दूसरा, कोर्ट में जाने के अलावा ऑप्शन नहीं है, कोई तीसरा फोरम ही नहीं है जहाँ पे आप कुछ ये इस उम्मीद के साथ चले जाओ कि हमें न्याय मिल जाएगा। तो ऑप्शन नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। जब तक जुडिशरी इस तरह के ऑर्डर पास करती रहेगी कि वो आपको लगेगा कि वन साइडेड ऑर्डर है, तो आपको लगेगा कि हमारे जुडिशरी में जो फेथ है वो खत्म हो गया। लेकिन आप ये समझो कि ऑर्डर होते क्यों हैं। जुडिशरी का काम कानून बनाने का नहीं है। जुडिशरी का काम जो है वो है कानून को इम्प्लीमेंट करने का। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट के पास है। हम गालियां देते हैं कि पहले 70 साल एक पार्टी राज करके चली गई, अब पार्टी बदल गई, सेंटर में बदल गई, स्टेट में बदल गई, और हम खुश हो जाते हैं कि चलो जी अब तो हमारे हिसाब के नेता आ गए हैं, हमें बचाएंगे। लेकिन आप ये देखो कि पॉलिसी में कितने चेंजेस आए हैं। कानून जो है वो पॉलिटिशियन नहीं, जो बेसिकली जो देश है, देश को पॉलिटिशियन नहीं चलाते हैं, पॉलिसी चलाती है। जब तक पॉलिसी और कानून नहीं बदलेंगे तब तक आपकी हालत जो है, जिसको अभी आप बद हालत में बोल रहे हो, बदतर ही होती जाएगी, वो सुधरेगी नहीं। तो जुडिशरी जो है वो आपका लास्ट ऑप्शन भी है, लास्ट उम्मीद भी है।
लेकिन उसके साथ में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री काम करना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन खराब ना हो, आने वाली जनरेशन जो है वो बिल्कुल एंटी ना हो जाए, उनके लिए कोई ना कोई राइट हमारा जो है वो कहीं ना कहीं बचा रहे। तो उसके लिए पॉलिसी में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जब तक प्रेस इसको हाईलाइट नहीं करेगी तब तक उसकी अवेयरनेस नहीं होगी। कोशिश तो यही करते हैं सर, आप जैसे लॉयर्स को बुला के हम यही कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस रहे और उनके राइट्स का पता चले। ये तो रही सर मैट्रिमोनियल की बात। प्रेस अब में तो एक दूसरा चीज़ और भी होती है ना कि कोई भी केस आ जाता है तो जो कहते हैं मीडिया ट्रायल वाला जो सिचुएशन है एक वो भी तो चलती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने देखा है जिनके अगेंस्ट केस हो गया, आज प्रेस में उसके खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल भी आ गए, न्यूज़ भी आ गई, वीडियो भी बन गए, और 5-6 साल बाद जो वो बरी हो जाता है कोर्ट से, कोई नहीं हटाता, कोई न्यूज़पेपर नहीं हटाता अपने आर्काइव में से कि हाँ चलो, या कोई ये पब्लिश नहीं करता देखो जी हमने 5 साल पहले इसके खिलाफ स्टोरी की थी, बिल्कुल सर। आज ये बरी हो गया। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये भी है ना, कोई बरी हो गया तो उसका केस खत्म कर दो, हटा दो उसके बारे में। गूगल पे आप देखो, इंटरनेट पे कोई चीज़ चलेगी वो ख़त्म नहीं हो सकती, 10 साल बाद भी कोई ढूंढेगा तो उसकी रेपुटेशन तो ख़राब होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ लॉयर्स की नहीं है, वो सारे जो हमारे पिलर हैं डेमोक्रेसी के, सबकी है, मिल बांट के काम होता है। बिल्कुल सर, मिल बांट के ही काम होता है। ये थी मैट्रिमोनियल की बात। अब एक और सर चलन चला है साइबर क्राइम का, जिसको कहते हैं साइबर अरेस्ट। ये हो सकते हैं क्या? हम सच में साइबर अरेस्ट हो सकता है कोई आदमी? कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको जो साइबर अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट है, वो कर ले। कहीं कानून में प्रोविजन नहीं है। कोई पुलिस तो ये ऑफिसर वर्ड सर आया कैसे, डिजिटल अरेस्ट? वो ऐसे आया कि जो पाकिस्तान में है, मलेशिया में है, और जो कई कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, कुवैत भी उसमें से एक है, वहाँ पे लोगों को बैठा दिया गया है। उन्होंने लोगों को मैसेज करना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया, और वो अच्छा। पुलिस की वर्दी पहन के बैठते हैं। हाँ। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि पुलिस आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती, वो उन लोगों को टारगेट करते हैं। और जब आपके सामने कोई पुलिस ऑफिसर होता है, और अब एक हमारा सिस्टम भी ऐसा बन गया है कि पुलिस ऑफिसर से डर लगता है, तो एक स्टेप है, एक एजेंट आपको कॉल करेगा, बोलेगा आपके बैंक अकाउंट में दिक्कत है, आपका आधार कार्ड मिसयूज़ हो रहा है, आपके नाम पे 10 मोबाइल नंबर चल रहे हैं, या हो सकता है कि आपने कोई पार्सल भेजा था उसके अंदर ड्रग्स मिले हैं, नार्कोटिक्स वाले जो हैं, आप वहाँ जाके अप्रोच कीजिए। फिर दूसरा बंदा, पहले आपको डराएंगे, फिर दूसरे बंदे से बात करवाएंगे, फिर एक दूसरा एजेंट होगा, फिर वो आपको बोलेगा देखो जी आपकी तो कंप्लेंट आई हुई है, हमारे पास भी एक कंप्लेंट थी, तो आप साहब से कॉल पे बात करो। और सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे। आपका जो फ़ोन है उसको बोलेंगे कि आप एरोप्लेन मोड पे लगाओ, कॉल नहीं आ सकती, जिस कमरे में बैठोगे अकेले होना चाहिए। खाकी वर्दी देखते ही हमें ऐसा डर लगता है यार, पता नहीं क्या हो गया, खाकी वर्दी वाला आ गया, अरे पुलिस वाला आ गया। फिर आप डरना शुरू करते हो, फिर वो आपको बैठाएंगे कि अब आपको हमने डिजिटली अरेस्ट कर लिया है, अब आप हमारी आंखों के सामने से इधर उधर नहीं होगे जब तक हम नहीं कहेंगे। ऐसा भी होता है कि वो 2-2 दिन तक लगातार आपको वहाँ बैठा के रखते हैं कमरे के अंदर। आपको उठने जाना, कुछ भी करना होगा, आप अपना वीडियो ऑफ नहीं कर सकते, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। सारा गेम जो है वो डर का गेम है, वो डराते रहते हैं, लोग डरते रहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कॉल आ जाए किसी पुलिस ऑफिसर का कि मैं फलाने फलाने जो जयपुर पुलिस से बोल रहा हूँ, राजस्थान पुलिस से, और भाई तेरे खिलाफ कंप्लेंट आ गई है, तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए पुलिस वाले से? पुलिस स्टेशन बताओ, डेजिग्नेशन बताओ, नाम बताओ, नोटिस भेजो, बात करते हैं। सिंपल है ना? आप बोलना शुरू करो। मेरे पास भी आते हैं कॉल। अच्छा। मेरे पास भी आते हैं, कई बार आ चुके हैं। घर पे मैं घर अपना बैठा हुआ हूँ, चाय पी रहा हूँ, अचानक कॉल आ गया, हाँ जी आपका नंबर यही है, हाँ मोबाइल नंबर यही है, आपका आधार कार्ड जो है उस पर 10 मोबाइल नंबर चल रहे हैं, और एक पार्सल आपने भेजा होगा कुछ टाइम पहले। अब होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं से ऑर्डर कर रहे हो तो ऑनलाइन, हाँ। आदमी कहता है हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। फिर आप कहते हो मैंने पार्सल नहीं भेजा या मैंने मोबाइल नंबर नहीं लिया, वो कहते हैं जी आपके आधार कार्ड का तो मिसयूज़ हुआ है। उनके पास आपका आधार कार्ड नंबर भी है, पैन नंबर भी है, आपका नाम भी है, आपका मोबाइल नंबर भी है। अगर आप अपना गलत नाम बताओगे, वो कहते हैं नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, आपका सच्चा नाम बताना पड़ेगा। तो ये सर, तो मैंने बताया कि हाँ, पहुंची कैसे वहां पे? डाटा लीक होता है ना। आप अपना आधार कार्ड सिम के लिए यूज़ करते हो, तो एक टेलीकॉम कंपनी है, उसके पास डाटा जा रहा है, उसके एजेंट्स के पास डाटा जा रहा है। आप फोटोकॉपी करवाते हो, वहाँ आपका डाटा जा रहा है। आप कहीं पे भी अपना आधार यूज़ करते हो किसी भी काम के लिए, वो आपका जो मिसयूज़ होता है, जो आपका डाटा है जिस सर्वर पे पड़ा हुआ है सारा डाटा, उसमें हैकिंग होती है, पीछे सारा कॉपी होता है। इंटरनेट पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 100% सेफ़ हो। आपकी जो कहीं सर्वर पे कोई चीज़ पड़ी हुई है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो कभी भी हैक हो सकती है। आप देखो ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो वेबसाइट है वो हैक हो जाती है यार, क्या बात कर रहे हो आप? और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने काम भी कर रखा है, वो हर काम जब भी करती है तो टेंडर इशू करती है कि प्राइवेट कंपनी के लोग आएंगे काम करेंगे। जैसे अब दिल्ली पुलिस के अंदर के आपकी रिक्रूटमेंट होती है जी। तो रिक्रूटमेंट जो है वो एसएससी के थ्रू होने लग गई है जी।
एसएससी क्या करती है कि जब आपका फॉर्म भरवाया जाता है तो आपका बायोमेट्रिक जो है वो लेती है जी। ताकि आपका जो फिजिकल है वो एग्ज़ाम अलग हो और जो आपका जो लिखित एग्ज़ाम है वो अलग हो, तो ताकि दोनों बार मैच रहे। तो आपने मान लीजिए लिखित एग्ज़ाम तो पास कर लिया, फिजिकल तो आपका कहीं ग्राउंड पे जाके होगा, उस ग्राउंड पे इंटरनेट एक्सेस है या नहीं है पता नहीं है। तो एसएससी क्या करती है कि एक हार्ड डिस्क जो है वो भेजती है कि आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में कि आप हमारी ये बायोमेट्रिक है, ये लोगों की लिस्ट है, इनका फिजिकल करवाओ। और वो दिल्ली पुलिस के जो बंदे हैं दे आर नॉट वेल इक्विप्ड, वो उसको नहीं एक्सेस कर पाते, नहीं करते हैं, काम नहीं कर ही नहीं सकते हैं, वो टेक्नोलॉजिकली उतने ज़्यादा सेवी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसका टेंडर देते हैं किसी प्राइवेट कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी वाले क्या कहते हैं कि भाई एक दिन में 5-6 हज़ार लोगों की हमें तो फिजिकल करवाना है। तो 5-6 हज़ार लोगों के लिए फिर वो और लोगों को हायर करते हैं, सबको उसकी डाटा की कॉपी दे देते हैं और उस हार्ड डिस्क में से बायोमेट्रिक चेंज कर देते हैं। किसी का एग्जाम है, दे कोई और रहा है, फिजिकल किसी और का हो रहा है। तो जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आती है वो सेफ नहीं है। हर चीज़ को जहां अपलोड किया जा सकता है वहां से डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो आपकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो सिर्फ इसी चीज़ में है कि अगर कोई भी आपको कॉल करके फ़ोन करके धमकाता है या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको किसी तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको डरना नहीं है। हमारे सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को बचपन से हम बच्चे को डराना शुरू कर देते हैं, बेटा खाना खा ले नहीं तो पुलिस वाले को बताएंगे। बिल्कुल सर, पुलिस वाले अंकल आ जाएंगे जी। आप बच्चे को ये क्यों नहीं बताते हो कि बेटा तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस अंकल दिखेंगे उनको बता। मेरे इनफैक्ट बहुत सारे दोस्त हैं, हम तो बोलते हैं बच्चों को कि बेटा अगर स्कूल में लेट हो गया या कुछ हो गया, आसपास में कुछ भी नहीं मिले, कोई रिक्शा वाला है नहीं मिल रहा है, ऑटो नहीं मिल रहा है, कुछ दिक्कत है, तो आसपास में ये पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके खड़े हो जाना। मेरे घर के पास पुलिस स्टेशन है, हमारे एनक्लेव। और मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं एक बार पुलिस स्टेशन गया हुआ था अपने दोस्त से मिलने के लिए, एसी भी थे वहाँ पे, और मैं नीचे आया तो ड्यूटी ऑफिसर के पास 3 बच्चे खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अंकल हमारे जो गाड़ी वाले भैया हैं वो मिल नहीं रहे हैं, तो मेरी मम्मी को एक बार फ़ोन कर दो कि हमारे ड्राइवर को फ़ोन कर देगी कि कहाँ खड़े हैं तो हमें लेके चले जाएंगे। तो ड्यूटी ऑफिसर वहीं खड़े हुए थे, कह रहे वकील साहब ये बच्चे हैं। तो मैंने अपने नंबर से कॉल किया, तो उनकी मदर ने फ़ोन उठाया, मैंने बताया कि आपका बेटा यहाँ पे पुलिस स्टेशन में है। तो पहले तो डर गई, मैंने कहा डरो मत, आपका बच्चा इतना विजिलेंट है कि स्कूल से निकला और बगल में पुलिस स्टेशन है तो ड्यूटी ऑफिसर के सामने खड़ा है, और आप अपने जो गाड़ी के जिनके जो आते हैं इनको पिक करने के लिए उनको फ़ोन कर दो कि ये यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से इनको ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों को तो ये बताना पड़ेगा ना, तभी तो वो जनरेशन आने वाले टाइम में थोड़ी सी विजिलेंट होगी अपने राइट्स को लेके। डरना क्यों है? और मान लो चलो पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया, आपको झूठे केस में अरेस्ट कर लिया, तो भी आपके राइट्स है ना, बेल ले लेना, क्वैश करवा लेना। तो डिजिटल अरेस्ट का जो सारा गेम है ना वो सिर्फ डर का गेम है। और हम तो हिंदी भाषी लोग हैं, और जो हमारी बेल्ट है वहाँ पे बोलने वाले, जो हमारी बेल्ट है उसमें बोलने वाले ज़्यादातर वो हिंदी भाषी लोग हैं, वो इसी तरीके से बोलते हैं। एक बार तो पाकिस्तान के नंबर से +92 से मेरे पास कॉल आया था इसी चीज़ को लेके, आप कौन बोल रहे हैं? मैं थोड़ा सा टोन से लगता ही है, मैंने कहा जी विकास बोल रहा हूँ। कहते हैं हाँ नाम तो ठीक है, आपका आधार नंबर ये है? मैंने कहा हाँ ना, आधार नंबर ये है। आपने एक पार्सल भेजा था, बॉम्बे कस्टम्स में पकड़ा हुआ है। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? कह रहे हैं हम बांद्रा पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा बांद्रा पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, नाम क्या है? कह रहे नाम बाद में बताएंगे, और उसमें ड्रग्स मिले हैं, आप हमारे अफसर हैं उनसे बात कर लीजिए। ठीक है जी, करवाओ बात। कह रहे अभी थोड़ी देर में वीडियो कॉल करना है इस नंबर पे। मैंने तो किया नहीं, थोड़ी देर में उन्हीं का आ गया वीडियो कॉल। सामने बंदा बैठा हुआ है, इंडिया के झंडे लगे हुए हैं, 2-3 स्टार लगे हुए हैं, बैठ के सामने है। कहते हैं हाँ आपके आसपास कोई है नहीं? मैंने कहा नहीं कोई नहीं है। कह रहे दिखाओ। मैंने कहा क्यों दिखाऊं? मैं कहा तुम दिखाओ, तुम्हारे पास कौन है कौन नहीं है। कहते नहीं हम नहीं दिखा सकते, हम तुम्हें डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट आप नहीं हो सकते हैं बेसिकली, नहीं पॉसिबल तो आप ये डर तो अपने मन से हटा दीजिए। ये जो कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। डिजिटली आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई भी कॉल आता है तो आप जरूर नजदीकी पुलिस थाने में जाए, वहां पे बात करें। अगर कोई भी ऊपर नीचे है तो आप जरूर पुलिस स्टेशन में जाएं, या नोटिस आए या तब जाएं। उस कन्वर्सेशन को एंजॉय करो ना। सामने वाले का देखो, जो आदमी स्कैम कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके ऊपर डिवोट करे। आप उसका आधा घंटा खराब कर दो, उसका लाखों का नुकसान है। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक लड़की कहती है आते हुए मोमोज लेते आइएगा। हाँ, आप करो ना कि अगर आप पुलिस वाले हो तो ठीक है जी, हाँ बात करते रहो आराम से, लास्ट में बोल दो कह रहे कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये एड्रेस है, आजा मिल लेते हैं। थोड़ी देर डरना नहीं है, डर का बिजनेस है। डर का बिजनेस है। देखिए समझिए मेरी बात कि जो आदमी गैंगस्टर है
हाँ। वो लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करता है। कैसे कर पाता है? क्योंकि लोग डरते हैं। जो आदमी साइबर क्राइम करता है वो लोगों से एक्सटॉर्ट कर पाता है पैसे, क्योंकि लोग डरते हैं। लोग डरना छोड़ देंगे तो आधे क्राइम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो डिजिटली आप अरेस्ट नहीं हो सकते। सर साइबर क्राइम की बात की, हाँ। मैं अपना किस्सा बताता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक ओटीपी आता है हाँ। और मैं सामने बंदा खड़ा है, हाँ। जैसे एक कंपनी से आया, वो पार्सल लेके, उसने कहा पेमेंट कर दो, हाँ। ओटीपी आएगा। और मैंने पेमेंट किया, ओटीपी, मैंने कहा हो गया पेमेंट, कहते नहीं वो पेमेंट किसी और को चला गया। हाँ। और वो बंदा खड़ा रहा हाँ। कि नहीं नहीं मेरे पास तो आया नहीं। मैंने कहा यार स्कैन तो तूने दिया था। और वो ना करते करते चला गया हाँ। कि हमारे पास तो आया नहीं जी, ये और अपना प्रोडक्ट उठाया और चला गया। मेरे पैसे भी कट गए। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया, बट उसका आज तक कभी कुछ हुआ नहीं सर। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो हमारी साइबर सेल की जो वेबसाइट है ना, लोगों को नहीं पता है कि प्रोसेस क्या है अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाने का। हमें हर जगह आप देखोगे वीडियो पे लोग बोल रहे होते हैं कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो गया तो आप साइबर सेल की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ कंप्लेंट जो है अपनी लिख के दे दो। जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर मिलता है। ओके। और हम हो जाते हैं खुश कि हमारा तो कि कंप्लेंट हमारा हो तो गया। काम हो गया जी, कंप्लेंट हो गई, हमारे कंसर्न साइबर सेल में चली गई। लेकिन जो नया कानून आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी कंप्लेंट देते हो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो 3 दिन के अंदर आपको लिखित में साइन करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो कंप्लेंट देनी पड़ेगी, तब जाके एफआईआर रजिस्टर होगी। तो आप लिखित में देते नहीं हो 3 दिन के अंदर, और तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग या इंक्वायरी ऑफिसर जो वहाँ पे अपॉइंट होता है वो कहता है जी इनके यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया और हम इस कंप्लेंट को क्लोज कर रहे हैं। तो लाखों कंप्लेंट तो इसलिए रद्दी की टोकरी में चली जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एफआईआर रजिस्टर कैसे करवानी है। तो ऑनलाइन सर अगर एफआईआर रजिस्टर हो भी गई तो पैसा वापस आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि और जो ऑनलाइन पैसा है वो किसी ना किसी के अकाउंट में जाता है। जनरली यूपीआई यूज होती है। हाँ, ओटीपी के हाँ, जरिए। ओटीपी के जरिए यूपीआई है, एनईएफटी तो कोई करवाता नहीं है, स्कैन कोड देता है। तो आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा, फिर वो तीसरे अकाउंट में जाएगा, चौथे अकाउंट में जाएगा। तो जितने भी अकाउंट लिस्ट में होते हैं, आपके साइबर सेल के पास ये अथॉरिटी होती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो एक नोटिस इशू करके सारे अकाउंट जो है उसको फ्रीज करवा सकता है। तो ऐसा नहीं होता सर, पुलिस करती नहीं है सर करती आम है ना। आदमी के लिए? मेरे पास आज भी सुबह किसी कोई आए थे भाई साहब, दिल्ली 6 में जो है ट्रेडिंग का काम करते हैं। उन्होंने किसी से माल लिया, उसको पैसे दिए, आगे माल बेच दिया इनवॉइस के ऊपर अपना कमीशन रख के। वहाँ से पैसे आ गए। 3,35,000 रुपये का इशू था। और उसके बाद जिस भी आदमी को उसने भेजा था उसने किसी और से पैसे, 4-5 लोगों से पैसे ले रखे होंगे जी। सब ने अलग अलग स्टेट में साइबर सेल में कंप्लेंट डाल दी। उन्होंने उसका अकाउंट फ्रीज किया। अब उसके अकाउंट से एंट्री इनके पास आई हुई थी, तो इनके अकाउंट में 3,35,000 रुपये जो आए हुए थे उसके एवज में लगभग अलग अलग पुलिस स्टेशन से, मेरठ से एक नोटिस आया, ग्रेटर नोएडा से एक नोटिस आया हुआ है, मध्य प्रदेश से एक नोटिस आया, चेन्नई से एक नोटिस आया हुआ है। 8.5 लाख रुपए का लियन लगा हुआ है, अकाउंट में डेबिट फ्रीज है। तो पुलिस चाहे तो पैसा निकाल सकती है? पुलिस चाहे तो पता नहीं क्या ना कर दे यार। पुलिस चाहे तो आदमी को जमीन के अंदर से खोद के निकाल ले। करती क्यों नहीं है सर? करना नहीं चाहती ना, करना ही नहीं चाहते हैं काम। उनको लगता है कि बर्डन है। देखो 3 प्रॉब्लम है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। पहली प्रॉब्लम ये है कि हर पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो आज की डेट में उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ और डिप्लॉयमेंट में फ़र्क है। सैंक्शन स्ट्रेंथ है आपकी 1988-87 की, और जो डिप्लॉयमेंट है वो आज 2024 में है। उस टाइम पे अगर किसी पुलिस स्टेशन में बोला था कि 80 लोग होने चाहिए, आज 2024 में जब पॉपुलेशन 5 गुना हो गई है उस एरिया की, आज भी 80 लोग डिप्लॉयड नहीं है वहाँ पे, वैकेंसी पूरी नहीं है। जो सीट है वो फिल तो करोगे ना, और फिल कर भी लोगे तो पॉपुलेशन तो 5 गुना हो चुकी है। तो आपका जो काम है उसका ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा है। दूसरा इशू क्या है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में, कि जब आपके पास कोई केस आया था, रजिस्टर हो गया, इन्वेस्टिगेट करना है, अरेस्ट करना है, चार्जशीट तैयार करनी है, बहुत सारे काम है, और एक ही आदमी के ऊपर बहुत सारे जब केसेस होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो आप एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते, तो आप गलतियां करते हो चार्जशीट के अंदर। तीसरी प्रॉब्लम कि जो दिल्ली पुलिस है उसको भी आप देखोगे तो उसको रेस्ट नहीं मिलता है। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या है कि आप 7 दिन काम करोगे तो 1 दिन आपको रेस्ट मिलेगा, या 6 दिन काम करोगे तो 7वां दिन आपका रेस्ट का होता है। दिल्ली पुलिस की जो ड्यूटी है, जो स्टेट पुलिस के डिपार्टमेंट है जितने भी, उसमें रेस्ट का जो प्रोविजन है वो है ही नहीं, 24 घंटे की नौकरी है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई केस रजिस्टर हो जाता है तो बेल फाइल हो गई, कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लग गई, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाते हैं। इनफैक्ट आई हैव बीन टू सर्टेन स्टेट्स जहां वो कहते हैं कि हम कोर्ट में पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नहीं बुलाएंगे, आप अपना जवाब दाखिल कर दो, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो आर्ग्यू करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी है।
साथ में आपका जो आपके सीनियर है पुलिस डिपार्टमेंट में, उनका प्रेशर है, कोर्ट का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, ऊपर से आपका मीडिया का प्रेशर होता है, काम नहीं कर रहे होते तो। कोई भी एक पुलिस ऑफिसर ढंग से काम नहीं करता है तो सबसे पहले मीडिया में भी तो उछलता है ना कि देखो कितना गंदा पुलिस ऑफिसर है। अभी कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ है किसी पुलिस का नहीं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों का, कि लोग उसके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं कि तू पैसे ले, तू पैसे ले जी। अब उसने चाहे पैसे मांगे हों चाहे उसने बेचारे ने ना मांगे हों, लेकिन उसकी टेबल पे इतने सारे पैसे फेंक दिए कि वो करप्ट तो डिक्लेयर हो ही गया और वायरल होती है चीज़ें। तो पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ, देखो वो भी इंसान है, बात सिर्फ इतनी सी है कि एफिशिएंट सिस्टम नहीं होगा जब तक, तब तक उसका मिसयूज़ होगा। और मिसयूज़ होने में आपका जो तरीका है मिसयूज़ करने का, वो तरीका एक ये है कि एक तो सही केस की इन्वेस्टिगेशन ना हो, सही केस रजिस्टर ना हो, उसके बाद करप्शन जो पैसे का लेन देन है, ये सारा का सारा जो है वो गलत है सिस्टम में। तो पुलिस इसलिए काम नहीं करती है क्योंकि वो करना नहीं चाहती है। अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली तो उसका काम जो है वो 50 गुना बढ़ जाएगा। और काम कौन बढ़ाना चाहता है? आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आपके यहाँ भी मैनेजर्स होते होंगे, तो मैनेजर का काम क्या होता है? अपनी टीम को मैनेज करने का। कोई मैनेजर चाहता है कि मेरा काम 10 गुना हो जाए? वो यही तो करेगा ना कि अपनी टीम में लोगों को तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, लेकिन काम उतना ही होना चाहिए जो मैनेज हो सके, क्योंकि उसको आगे ऊपर जवाब देना है। ज़्यादा प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में रख लोगे तो आप जवाबदेही कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो वो कहते हैं कि जितने केसेस कम हो उतना अच्छा है, लेकिन केसेस जितने भी हों वो ऐसे हों कि या तो उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा हो या फिर प्रेशर इतना है कि मजबूरी है काम करना। और इसी वजह से करप्शन होता है। इसलिए इसी वजह से आप जैसे, हम जैसे लोगों से और बाकी जो आम आदमी है, सब लोगों से पैसा मांगा जाता है। और इसी वजह से जब पैसा मांगा जाता है तो लोग पैसा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक मैं छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ मोबाइल चोरी का। हाँ, हमको कहा जाता है अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो IMEI नंबर जो होता है आप अपने पास सेव रखें, आपको मोबाइल मिल सकता है। हाँ। मेरे एक फ्रेंड थे, उनका मोबाइल नहीं मिला। मेरे एक दूसरे फ्रेंड थे जिसका MP के साथ उठना बैठना, तो उसका फोन जो है वो 48 घंटे में ट्रेस होता है हाँ। और फोन मिल जाता है। प्रेशर था ना। ऐसा क्यों सर? प्रेशर है ना, प्रेशर। तो मोबाइल अगर चोरी हो जाए वो भी मिल सकता है सर? आप मोबाइल चोरी की बात कर रहे हो, आपके साथ कुछ भी क्राइम हो जाए, 99.99% केसेस में अगर पुलिस अपनी पे आएगी तो वो फटाफट उस केस को सॉल्व कर सकती है, फटाफट। मैं एज ए लॉयर मैं बता रहा हूँ, मैं लॉयर बना भी नहीं था तब, क्योंकि मैं, देखो, आई एम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, और पुलिस पे मुझे रत्ते भर भरोसा नहीं है। मतलब मैं नहीं करता हूँ भरोसा। मेरा मोबाइल था उस टाइम, नोकिया का एंगेज मोबाइल फ़ोन था, वो मेरा बाई चांस ऑटो में रह गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास की बात है, और मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। तो मैंने अपने लोकल मॉल टाउन के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा सर आपका कहाँ से बैठे थे? मैंने कहा जी वहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैठा था। कह रहे मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन लगेगा। मैं वहाँ गया तो मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में उस टाइम जो साइबर सर्विलेंस है वो शुरू हुई थी। अच्छा। तो मैंने अपनी कंप्लेंट लिख के आगे DTO ऑफिसर के पास दी। पता नहीं क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं आपको पता है थोड़ी सी। तो मैंने DTO ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा जी ये IO कब अपॉइंट होंगे? अब आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट। तो उसने ऐसे देखा मुझे घूर के, कह रहा तुझे कैसे पता भाई IO क्या होता है? मैंने कहा जी मैं पुलिस वालों के घर से हूँ तो मुझे पता है चीज़। कह रहा वो रीडर साहब बताएंगे, जो SHO के रीडर होता है। मैं कहाँ बैठे हैं? कह रहा वहाँ। मैं कंप्लेंट लेके उनके पास चला गया। ये बात है कुछ घंटे की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, मोबाइल जो है वो गायब हो गया है, IMEI नंबर लिखा हुआ है और जो मेरा सिम का नंबर है वो भी इसमें है। कहते अच्छा तो कल पता करेंगे। मैंने कहा सर थोड़ा अर्जेंट है, मेरे पॉकेट मनी से पैसे से ख़रीदा था और मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, पापा तो मारेंगे बहुत। कहते तो एक काम कर, मैं मार्क कर देता हूँ और पीछे ही हमारा जो है ना सर्विलेंस वाले बैठे हैं, उनसे बात कर ले। तो मैं कंप्लेंट लेके पीछे चला गया। वो जाके कहते जी हाँ बताओ, कल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने लगा दो यार प्लीज़, थोड़ी देर लगे, आपको तो 2 बटन दबाने हैं। तो उन्होंने रीडर साहब से बात की, उन्होंने कहा हाँ कर दो। उन्होंने सर्विलेंस पे लगाया। उन्होंने कहा सर मॉल टाउन में आपका पुलिस जो फ़ोन है मॉल टाउन में है लोकेशन। मैंने कहा कहाँ पे? उन्होंने बताया कि इस एरिया के आसपास में है। मैंने कहा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। तो मैं एक्चुअली वहाँ से जब दूसरा ऑटो करके गया हूँ तो जिस ऑटो में मेरा मोबाइल फ़ोन रह गया था वो ऑटो वाला खड़ा था वहाँ। मैंने जाके देखा उसकी शक्ल, मैंने यही बंदा था। मैंने कहा भाई फ़ोन रह गया है। कह रहा सर मैं जब से लेके बैठा हुआ हूँ, मैं तो बंद भी नहीं होने दे रहा इसको, कि अगर होगा तो मिल जाए किसी को। मिल गया, इमीडिएटली काम हो सकता है। उनके पास है पावर, तो है, पावर भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी है। नार्कोटिक्स का एक मैटर था मेरे पास। हाँ। किसी ने बोला कि भाई साहब मुझे ना जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलना है।
मैं कहा चला जा, ये स्टोरी बताई उन्होंने। तो वो अपने किसी दोस्त के साथ चले गए और खुद बैठ गए बाहर गाड़ी में, और दोस्त को भेज दिया अंदर की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात कर ले। वो अंदर जाके उसने बात की होगी, तो उन्होंने कहा हाँ भाई वो कहाँ है तेरा बंदा जो तेरा मालिक है, वो कहाँ है? कह रहा जी वो तो इंडिया में नहीं है सर। इंडिया में नहीं है? साथ में लैपटॉप था। उन्होंने कहा घुमाइए भाई लैपटॉप। कह रहे तो इसकी लोकेशन तो बाहर की दिखा रहा है। अच्छा। उसको बोल अंदर आ जाए। उनके पास है रिसोर्सेज, यूज़ करने की बात है। और आजकल तो एक नया सिस्टम भी हो गया ना कि अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है तो जो आपका ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उस डिपार्टमेंट में एफआरआरओ के पास भी इंफॉर्मेशन जाती है। वो गवर्नमेंट काम कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि जिस भी आदमी का नाम एफआईआर में होगा उसकी ऑटोमेटिकली उसका नाम, उसके बाप का नाम जो है वो डिटेल एफआरआरओ में चली जाए, ताकि जब भी आप इंडिया छोड़ के जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ रेड अलर्ट शो करेगा कि इस एफआईआर में नाम है इसका, तो आपसे कोर्ट का ऑर्डर मांगेंगे कि आप बताओ आपके पास परमिशन है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम हुए ना इंडिया में। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है सिर्फ। और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वर्कफोर्स नहीं है, और वर्कफोर्स ना होने के कारण जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास सोर्सेज तो हैं, अगर पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। अब बढ़ते हैं एक और टॉपिक जो वायरल हुआ था सर, ओयो रूम पे मैं बात करना चाहूंगा। ओयो रूम बहुत वायरल होता है कि अब अनमेरिड जो हैं वो नहीं जा सकते, उन्होंने एक रूल सिर्फ निकाला। मेरठ में, हाँ मतलब सिर्फ नहीं एक जा जगह, सकते। सिर्फ एक जगह हाँ मेरठ में, हाँ। मेरठ से आया था कि आप लोग नहीं जा सकते। तो ऐसा रूल लगाया जा सकता है कि अलाउड नहीं है? क्योंकि हम तो कहते हैं कि अगर आप 18 ईयर्स प्लस हैं आप जा सकते हैं। देखिए ओयो जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। हम्म प्राइवेट कंपनी अपना एक मैनेज करती है चीज़ें, हम्म और उनके पास ये राइट तो है कि वो थोड़े बहुत रूल्स बना सकें। अच्छा। ऑल इंडिया लेवल पे इस तरह का रूल वो नहीं बनाएंगे। कारण क्या है कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है हम्म जो कंपनी को जनरेट होता है, जो अनमैरिड कपल जो जाके अपना रूम बुक करते हैं उसकी वजह से। और ये तो बदनामी इसी वजह से हुआ था। अभी उन्होंने एक मेरठ में उन्होंने नोटिस दे दिया कि इस जगह नहीं करेंगे। हम्म लेकिन आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो ऐसा क्यों करेगी कोई कंपनी। वही तो, क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई लड़का लड़की किसी रूम में जाते हैं और शादी नहीं हुई है, तो उसके बाद जब फॉल्स केसेस की बात आती है या रेप का कोई केस है, कोई एलिगेशन आ गई, कोई एफआईआर रजिस्टर हो गई, तो उस कंपनी को एक तो अपना का सारा रजिस्टर और उसकी कॉपी कोर्ट में लेके जानी पड़ती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देनी पड़ती है। फिर वो आते हैं, फिर वो आपकी सीसीटीवी लेके जाते हैं फुटेज, और कई बार तो क्या होता है कि आपकी डीवीआर जो है उसको उठा के ले जाते हैं, सीज कर लेते हैं, और डीवीआर के एवज में सरकारी खाते से आपको पैसे नहीं मिलते। कहीं आप सोचो कि आपकी 16,000 रुपये की डीवीआर है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया कह रहा है कि ओरिजिनल डिवाइस मुझे सीज़ करना है, इसको सीज़ करके ले जाते हैं, तो आपको इस बदले में कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। तो कंपनी के लिए इट इज़ अ बिग एक्सपेंस। उस खर्चे से बचने के लिए किसी एक खास एरिया में इस तरह के केसेस हो रहे हों जहाँ उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कंपनी कोशिश करेगी कि इस एरिया में इस तरह की चीज़ों को रोक दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरठ में ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है कंपनी का कोई और रीज़न रहा हो सकता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड करने की बात कर रहे हो कि आने वाले टाइम में कि हमारे रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने भी रेप्यूटेड जो आपके 5 स्टार होटल्स हैं, जो बड़ी चेन है, वो ज़्यादातर लोग इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी लड़का लड़की का जो 18 साल से ऊपर है, आपका राइट है, आप जाओ, वैलिड बुकिंग होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। मतलब आप प्रॉपर बुक करें, प्रॉपर पेमेंट करें, अपना आईडी दें, रजिस्टर में साइन करें, तो आप जाके रह सकते हो, कोई मना थोड़ा ना कर सकता आपको। सर देखिए, जैसे बुकिंग आपने कहा वैलिड बुकिंग होती है, लड़का भी साइन करता है, लड़की भी साइन करती है, आधार कार्ड लड़का भी देता है, आधार कार्ड लड़की भी देती है, फिर भी फॉल्स केस क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए एग्री तो लड़की भी थी ना उस रूम में जाने के लिए, तब क्यों केस होते हैं सर? देखो हमारा कानून ये बात बोलता है कि लड़का लड़की के बीच में अगर फिजिकल रिलेशन बन गया और लड़की बाद में बोलती है कि मेरा कंसेंट नहीं था, तो पहली प्रिजम्पशन ये है, ये माना जाएगा कि उसका कंसेंट नहीं था। अब ये लड़के को प्रूव करना पड़ता है कि लड़की का कंसेंट था। अब कंसेंट के फैक्टर बहुत सारे हैं। रिलेशनशिप की ड्यूरेशन कितनी थी, 4 साल 5 साल से आप रिलेशनशिप में थे, आपकी आपस में व्हाट्सएप चैट किस तरह की होती थी, आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन लड़के के ऊपर जिम्मेदारी है सारी। लड़की को सिर्फ इतना बोलना है कि फिजिकल हुआ था और मेरा कंसेंट नहीं था, या तो इसने ज़बरदस्ती की, या इसने मुझसे झूठ बोला, या मुझे मिस रिप्रेजेंट किया, या मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर मुझे कोई चीज़ खिला पिला दी और जिस टाइम मैं उठी तब तक मेरे साथ तो गलत हो चुका था। अब आपका मेडिकल होगा 2 महीने 3 महीने बाद, उसमें कुछ निकलता है नहीं। लेकिन प्रिजम्पशन का कानून में ये है कि लड़की ने बोला कि मेरा कंसेंट नहीं था, तो हम मान के चलेंगे कंसेंट नहीं था, आपकी जो सहमति है वो नहीं थी।
तो लड़कों को जागरूक होना बहुत जरूरी है सर। लड़कों को जागरूक होना, अरे लड़कों को तो हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हमेशा, सिर्फ जागरूक रहना नहीं है, लड़कों की जिम्मेदारी है आज की तारीख में कि वो खुद भी जागरूक रहें और दूसरे लड़कों को भी जागरूक रखें। और ये सिर्फ जिम्मेदारी, मैं लड़कों की बात नहीं करूँगा, ये लड़कियों की भी है कि अगर मान लीजिए जो फॉल्स केस हो गया, जैसे आप बोलते हो कि रेप का केस है, लड़की ने लगा दिया, फॉल्स केस लगाया किसी लड़के पे, तो हमें लगता है कि फिर वो अगेन की लड़के की प्रॉब्लम है। लड़के की प्रॉब्लम नहीं है, जिस बहन के भाई के साथ ऐसा हो रहा है उस सिस्टर पे क्या बीत रही होगी। आपके घर में किसी के ऊपर भी कोई फॉल्स केस हो गया जहाँ पे मिनिमम सज़ा 7 साल की है, तो आपको क्या लगता है कि आप अकेले विक्टिम हो, आपका पूरा परिवार खराब होता है। आपके जो पिता है, जो आपकी माँ है, जो आपकी बहन है, वो भी तो परेशान होती है। जो आपका खर्चा लगेगा, टाइम लगेगा, जो बाकी सब चीज़ें लग रही हैं, जो हैरेसमेंट हो रहा है, वो भी तो आप अकेले नहीं झेल रहे ना, पूरा परिवार झेलता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जो फॉल्स केसेस की जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी की सारी पारिवारिक प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है। लोग नहीं समझ रहे हैं चीज़ें, और जब तक उनको ये समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कानून जब बदलेगा जब ये जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब इनके परिवार वालों के ऊपर इस तरह के केसेस होने शुरू हो जाएंगे, जब बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट इस तरह के केस आएंगे, तब देखते हैं कानून कैसे रातों रात नहीं बदलता है, चुटकी की तरह बदलता है। सर एक और मैटर चल रहा है अभी दिल्ली में, अभी दिल्ली इलेक्शन आने वाले हैं और आप अभी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो फेक वोटर्स की अगर हम बात करें सर, मेरा एक खुद का मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था, मेरी चौकीदार का वोटर आईडी कार्ड बन चुका था और वो नेपाल से था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं अपना छोटा सा फ़ायदा देखने के चक्कर में, वो अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं। जो सिस्टम का जो लेकुनाज है, जो सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं, उसको यूज़ करते हैं, इनफैक्ट मिसयूज़ करते हैं, और इस वजह से ऐसा होता है। इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है आपके लोकल एमएलए की होती है, जिसके लेटर हेड के ऊपर इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इस मैटर को लेके कि महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले भी ये हुआ था कि वहाँ पे एक ही आदमी के नाम पे 10-10 वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। देश के बाहर के लोग जो आते हैं, घुसपैठ करते हैं, वो आके यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब बना लेते हैं, बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि खाली प्लॉट है, उस खाली प्लॉट में 35 वोटर रजिस्टर्ड है, खाली प्लॉट के अंदर जहाँ कोई रह ही नहीं सकता। हनुमान जी के नाम पे आधार कार्ड था सर। ऐसा भी है। तो जो आपका लोकल एमएलए है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है इन सब चीज़ों के लिए। और जो सरकार है वो जब कोशिश करती है किसी कानून को लेके आने की कि एक ऐसा कानून बन जाए, कोई इस तरह का रजिस्टर बन जाए, जैसे एनआरसी की बात चल रही थी, तो उसके लिए ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। सिस्टम के अंदर लोग 500 रुपये लेके अपना किसी के लिए भी कुछ भी कागज़ बना लेते हैं, लेकिन एक्शन ना होने की वजह से वो जो प्रॉब्लम है छोटी सी, वो एक बीमारी में तब्दील होती है। वो बीमारी जो है वो कैंसर बनती है। और ये जो घुसपैठ की आप बात कर रहे हो, घुसपैठ की बात आज से नहीं चल रही है। अभी 1990 के आसपास की मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम की आप मीडिया की न्यूज़ उठा के देख लेना, तब भी ये इशू था। उस टाइम भी जो आपके मीडिया के जो बहुत अच्छे लोग थे, जो बड़े रिपोर्टर थे, वो यह बात बोलते थे कि देश में घुसपैठ की प्रॉब्लम है। आज से 30-35 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो आज ये प्रॉब्लम जो है वो कैंसर बन चुकी है और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आदमी, किसी भी देश की अगर आप बात करो, आप जर्मनी का एग्जांपल ले लो, आप फ्रांस का एग्जांपल ले लो, आप यूके का एग्जांपल लो, आप यूएसए का एग्जांपल लो, जो क्राइम रेट एकदम से बढ़ता है वो इलीगल इमिग्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि जो आदमी अपने खुद के देश के कानून का पालन नहीं करता है, उन सिचुएशंस को देख के आता है, वो जब यहाँ आता है तो उसको यहाँ के कानून से कोई डर नहीं होता। वो हर वो काम करेगा जो उसके लिए अच्छा है। वो चोरी भी करेगा, वो डकैती भी करेगा, लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करेगा, वो रेप भी करेगा, वो मर्डर भी करेगा, सब काम करेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और इस नेशनल सिक्योरिटी के इशू को जितना आप हाईलाइट करोगे, जितना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाओगे, गवर्नमेंट उतना काम करेगी। और काम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ असाइलम लेना, आप देश में आना है तो आप लीगल तरीके से आओ ना, प्रोविज़न है, बहुत सारे देश के लोग आते हैं। उनके लिए तो सर घर बना दिए जाते हैं, उनके लिए घर इसलिए बनाए दिए इलीगल जाते हैं, कॉलोनीज लीगल कर दी जाती है रातों रात। बिल्कुल करते हैं। और जो कॉमन मैन है उसको आज तक घर नहीं मिल पाया सर। वोट बैंक है ना, वोट बैंक है। आप ये समझिए कि जिस आदमी को रहने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, रातों रात उसके कागज़ बन गए, रातों रात उसके रहने का इंतज़ाम हो गया, उसके खाने कमाने का जुगाड़ है वो हो गया। तो जिस आदमी ने उसके लिए हेल्प की होगी, चाहे उसने पैसे लेके किया हो, वो तो उसके लिए भगवान है ना। और उस भगवान को अगर आने वाले टाइम में एक वोट देना पड़ गया तो वो दे देगा। सारी गेम वोट की है, सारी गेम वोट बैंक का है।
इसलिए जब जो लेजिस्लेटिव बॉडी के जो लोग बैठे हुए हैं हमारे, उन लोगों का इसमें बहुत बड़ा जो है वो योगदान है इस प्रॉब्लम को बढ़ाने का। और जैसे आपने बोला कि आप अपना वोटर आईडी है, आपका बना नहीं हुआ, और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह चेंज करवाना तो आपके घोड़े खुल जाएंगे, आप करवाते रहो, फॉर्म भरते रहो। सही बात है सर। लेकिन एक ऐसा आदमी जो आता है उसके पास सारे कागज़ भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं ये काम करवाना है, और छोटे छोटे बेनिफिट के लिए मिसयूज़ होता है। तो मेरे हिसाब से तो जो हमारे देश में जो इलेक्शन चल रहे हैं, जो स्पेशली जो दिल्ली के इलेक्शन है, उसके ऊपर इस टाइम स्टे होना चाहिए। कारण क्या है कि जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि दिल्ली के अंदर कितने फर्जी वोटर हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो घुसपैठ करके आए हैं, जो वोटर नहीं बन सकते हैं, जो सिटीज़न नहीं बन सकते हैं, तो उन लोगों को जब तक नाम ना हटाया जाए तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो सर इसमें स्टेट तो सेंटर भी तो इन्वॉल्व होगा, जरूरी बिल्कुल थोड़ी स्टेट इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। लेकिन जब सेंटर कुछ काम करने की कोशिश करेगा, देखो समझो एक लिस्ट है, उसमें 2 करोड़ वोटर है, समझ गए सर। आप किसी भी एक वोटर का नाम हटाओगे तो किसी ना किसी पार्टी का वोटर तो खत्म होता है, चाहे वो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की हो। जी सर। वोट तो कोई ना किसी को देगा ही ना। तो जिसका भी वोटर कट रहा होता है वही अपना लगता है कि यार हम तो मारे गए, वो हो हल्ला मचाना शुरू कर देता है। स्टेट वाले अपने लिए मतलब लड़ते मरते हैं, सेंटर वाले अपने लिए लड़ते मरते हैं। अल्टीमेटली नुकसान क्या है? वो देश का नुकसान है, जो देश हित में नहीं है ना चीज़। और ये वही लोग हैं सर जो मेरे टैक्स के पैसे से जो फ्री बिजली पानी, वो जो अनाउंसमेंट होती है बीपीएल के नीचे, जो रेखा के नीचे वाले लोगों को जो मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इन लोगों को ज़्यादा मिलता है सर। देखिए, जब आप टैक्स की बात करते हो ना, पहली बात तो जो आदमी टैक्स दे रहा है, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की पीडीएस की है, जो सिस्टम है, जो सर्विसेज हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं। जो आदमी टैक्स देने की हैसियत होती है जिसकी, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना जो इंश्योरेंस है उसको क्लेम करता है, वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता है। जो लोग हमारे टैक्स के पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं, जो एक्चुअल बेनिफिट ले रहे हैं, वो यही लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते, और उनके कागज़ रातों रात बन जाते हैं। वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, दवाइयाँ भी लेंगे, टेस्ट भी करवाएंगे, डॉक्टर की फैसिलिटी भी लेंगे, वो अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूल है वहाँ फ्री में पढ़ाएंगे भी, वो सब काम करते हैं। लेकिन जिस टैक्स की आप बात कर रहे हो, ये टैक्स तो एक ऐसी चीज़ है जिसका आप नाम लेते हो तो वो कहते हैं कि आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया सबका। टैक्स देने के बदले में आपको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं अच्छी, पहला। दूसरी चीज़, आपके पास जो टैक्सेशन का आप बोझ है जो टैक्स का, बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कई बार अपने घर में बात करते हैं, मेरी वाइफ शी इज़ ऑल्सो लॉयर, हम करते रहते हैं डिस्कस, तो हम बात करते हैं कि जैसे गाड़ी वाली बात कर लेते हैं कि आपने गाड़ी परचेज़ की, आपकी 20 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें से लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपए तो सिर्फ टैक्स है। बाकी के बचे हुए 10 लाख रुपए में जो मैन्युफैक्चरर है उसने सारा इंपोर्ट भी करना है, मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, सैलरी भी देनी है, मार्केटिंग भी करनी है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व है, उसके बाद डीलर कमीशन भी इन्वॉल्व है, उसके बाद जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो उसकी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो प्रमोशन का जो पैसा वो भी उसको उसमें मैनेज करना है। और एक सरकार है जो 20 लाख रुपए की गाड़ी पे 10 लाख रुपए लेके बैठी हुई है, कहते हैं कि जी ये तो टैक्स हमने ले लिया, अब तुम गाड़ी लेके घर से निकलोगे तो पेट्रोल डालोगे, तो पेट्रोल के अंदर 100 रुपये का मान लीजिए पेट्रोल है आपका, तो उस पर 50 रुपये के आसपास टैक्स है। तो हर किलोमीटर पे फिर आप 2 से लेके 5 रुपये तक फिर टैक्स दे रहे हो उस गाड़ी को चलाने के लिए, जिसके आप ऊपर 10 लाख रुपये टैक्स दे चुके थे। अब आपने कहा गाड़ी लेके मुझे तो चंडीगढ़ जाना है, तो चंडीगढ़ तो आपको नेशनल हाईवे से जाना पड़ेगा, तो हर किलोमीटर पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका खून चूसने का जो सिस्टम है वो सिर्फ एक नहीं है ना, वो इंजेक्शन हर जगह लगे हुए हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस के नाम पे पैसा जो आपका खून है उसको निकाले जाते हैं। टैक्सेशन जो आपका अनफेयर टैक्सेशन है, देखो जीरो टैक्सेशन नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है, वी लिव इन ए सिविलाइज सोसाइटी, हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हमें मेडिकल बेनिफिट चाहिए, हमें रोड चाहिए, साफ़ हवा चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, जो कि कुछ नहीं मिल रहा है। आज आप दिल्ली में हो, दिल्ली का AQI कितना है परसों का? 500 से ज़्यादा है जी। कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, लॉस एंजलिस में, वहाँ का AQI जो है वो 158 है, आग लगने के बावजूद, जो कि कई दिन से चल रही है, हफ्ते से चल रही है इनफैक्ट। और दिल्ली का जो आपका AQI लेवल है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो आप टैक्स दे रहे हो लेकिन आपको हवा साफ़ नहीं मिल रही है। उसके बाद आप कहते हो कि हमारे बच्चे को खांसी हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, या दमा हो जाएगा, अस्थमा हो सकता है, उससे बचने के लिए हम घर में एयर प्यूरीफायर लगाएंगे। गवर्नमेंट कहती है नो, दिस इज़ लग्जरी, 28% GST दो इसके ऊपर। पीने के लिए पानी की आप बात करते हो, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा इशू है, कहते हैं कि हमने पानी फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है, साफ़ पानी की बात क्यों नहीं कर रहे हो?
आप बोल रहे हो ना कि फ्री कर दिया, आप बाहर जाके भी तो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदते हो, खरीदनी पड़ती है। आप घर में अगर साफ़ पानी मिलेगा, टैप वाटर अगर अच्छा मिलेगा, तो क्यों खरीदेंगे? बहुत बड़ा नेक्सस है, क्योंकि जितनी पानी की बोतल बिकती हैं उसके ऊपर सरकार को रेवेन्यू मिलता है, इसलिए आपको साफ़ पानी नहीं मिलता। और जिस घर में आप रह रहे हो उसमें भी साफ़ पानी अगर आपको लेना है तो आरओ लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी जीएसटी है। उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा, उसके ऊपर जिस कंपनी ने उसको बेचा है वो प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स देगी, जिन एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगी वो इनकम टैक्स देंगे, जिस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, ई-वे बिल आता है। आप ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ टैक्स नहीं दे रहे, और उसके बाद भी आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन ए सिस्टम। अगर आप साल में 12 महीने काम कर रहे हो और 3 महीने आप 3 महीने की जो तनख्वाह है, 3 महीने का जो पैसा है वो सरकार को दे रहे हो, इसका मतलब आप 3 महीने बंधुआ मजदूरी कर रहे हो। 3 महीने अगर आपका कोई आदमी बोले कि ज़बरदस्ती बिना तनख्वाह के, बिना पैसे दिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे? दिस इज़ फोर्स्ड लेबर, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। राइट सर। लेकिन अगर आपसे काम करवा लिया और बोल दिया जाए कि जितने महीने आपने काम किया था उसका पैसा तो हम देंगे, लेकिन पैसा तुमसे छीन लेंगे, तो इसको क्या बोलोगे? इसको भी तो वही बोलोगे आप, बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर। आप अवॉइड नहीं कर सकते उस चीज़ को। और ये जो पिक पॉकेटिंग है ये बहुत गजब है हमारे देश में। टैक्स देने में मैंने नुकसान नहीं है, टैक्स दो, लेकिन उस टैक्स के बदले कुछ मिलना तो चाहिए ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको टैक्स देना भी है आप और सरकार को लेना है टैक्स, आप एक बार लेके छुट्टी करो ना यार, हर बार क्यों, हर चीज़ के ऊपर क्यों? अभी कुछ टाइम पहले एक मेरे पास किसी ने मुझे एक कहते ना मीम भेजा था। अच्छा। उसमें कहा था कि हम टैक्स देते हैं, जो पैसा हम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, बचे हुए पैसे को जब हम खर्च करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसकी जब हम सेविंग करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं। कोई जगह छोड़ी नहीं है टैक्स में। और अभी तो बात ये भी चल रही है कि क्या और चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। इवन इंश्योरेंस पॉलिसी का इशू है, टैक्स जीरो करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन वो भी टैक्स हेल्थ इंश्योरेंस पे भी टैक्स है सर? हेल्थ इंश्योरेंस पे है, लाइफ इंश्योरेंस पे है। कोई आदमी मर रहा है, ऐसा होगा कोई आदमी सोचता है ना कि देखो यार, मैं आज की तारीख में आप एफडी करवाते हो, आपने जो पैसा बचाया था उसी की तो एफडी करवाओगे ना। बिल्कुल सर। पैसा कहाँ से बचा था? आपने इनकम ली, उसके बाद टैक्स दिया, उसके बाद पैसा बचा। अब उस एफडी को आपने बैंक में लगा दिया, उस जो मतलब उस पैसे को आपने बैंक में लगाया, एफडी में करवा ली। एफडी का जो इंटरेस्ट है दैट इज टैक्सेबल। आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो, जो एप्रिसिएशन होता है उस पर टैक्स है। बिल्कुल सर। आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो, उसके ऊपर टैक्स है। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है यार। एक आदमी को कह दे कि सांस लेने पे टैक्स नहीं है, सांस लेने पे भी टैक्स है भाई, एयर प्यूरीफायर तो लेना पड़ता है। बच्चों की स्कूल फीस हो सर, स्कूल टैक्स है। टैक्स है। हॉस्पिटल जो कहते हैं, हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, उसमें एक एक चीज़ पे टैक्स है सर। बिल्कुल है। तो इससे बचना तो मुश्किल है सर। बिल्कुल बचना मुश्किल है। आपकी बच्चों की जो कॉपी किताब आती है उसके ऊपर भी टैक्स है, जूते खरीदते हो उसके ऊपर भी टैक्स है, जो आपकी ड्रेस आती है उसके ऊपर भी टैक्स है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन कुछ मिले तो सही उसके बदले। अब एक बात और भी है कि कुछ सरकार, कुछ स्टेट में आपने देखा होगा, कहते हैं कि हमने फीमेल्स के लिए जो है वो बस की जो राइड है वो फ्री कर दी। दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है, और भी है स्टेट। तो वहाँ की अगर आप बात करते हो, कहते हैं कि जी फीमेल जितनी है वो जो है फ्री में ट्रैवल करेंगे, सिर्फ आधार कार्ड दिखाओ और जाओ जी। आप सोचो कि अगर एक बस के अंदर 50 सीट है, 50 में से 40 फीमेल बैठी हुई हैं और 10 मेल बैठे हुए हैं, तो 10 लोग उसी बस में जाने के लिए 40 लोगों का पैसा 40 लोगों का पैसा दे रहे हैं, 50 लोगों का इनफैक्ट पैसा दे रहे हैं, अपना भी और दूसरे का भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उस पैसे को आप यूज़ कर सकते थे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, या किसी भी कंट्री के अंदर फॉर दैट मैटर। आपका जो पैसा है वो पैसा यूज़ होता है, और पैसा यूज़ कैसे होता है कि किसी एक अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है या किसी पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। अभी सरकारों के जो ये झूठे प्रॉमिस हैं ये चलते रहते हैं, चुनावी वादे जिसे बोलते हैं कि हम 1000 रुपये देंगे, 2000 रुपये दे देंगे, हम 5000 रुपये दे देंगे, 6000 रुपये दे देंगे। कहाँ से दोगे? अपने घर से दोगे? जो सरकार का फंड है उसी में से दोगे ना। उस सरकार के फंड को आप यूज़ कर सकते थे, आप उसको सफाई के लिए यूज़ कर सकते हो। सफाई का भी हमारा टैक्स है, लगता है। बिल्कुल सर। तो आप सफाई के लिए यूज़ कर सकते थे, आप ब्रिजेस बना सकते थे, आप जो रोड बना सकते हो अच्छा कर सकते हो, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हो ताकि क्राइम रेट कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगाम रहे। जो साइबर सेल जिसके ऊपर जो डिजिटल अरेस्ट वाला इशू चल रहा है, आप पुलिस ऑफिसर ज़्यादा बनाओ ताकि प्रॉम्प्ट एक्शन हो, आप सिस्टम ऐसा बनाओ।
कोर्ट के अंदर सिस्टम ऐसा बनाओ कि आपके जो केसेस हैं वो 10 साल चलने के बजाय वो 6 महीने 8 महीने में ख़त्म हो जाए। अब वो काम कर सकते हो, उस पैसे से ही होगा ना, लेकिन वो पैसा तो आपने फ्री बीज में बांट दिया। अब आप कैसे करोगे? दिल्ली के अंदर एमसीडी के लोगों की इतनी बड़ी इशू रही है कई साल तक, वो कहते हैं जी 8-8 महीने तक सैलरी नहीं मिली हमें, घर कैसे चलेगा? बहुत सारी स्टेट है जहाँ टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन काम कर रहे हैं, कह रहे जी साल भर से नहीं मिली है। साल भर से आपको सैलरी नहीं मिली, आप घर कैसे चलाते हो? घर चलाने के साथ में आपको ट्रैवल करके वहाँ तक जाना है नौकरी करने के लिए, आप कैसे कर रहे हो? आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट कहता है नोटिस इशू कर देंगे जी, सरकार से पूछें क्यों नहीं दे रहे हो, कह रहे जी दे देंगे। उसमें भी आपको ऐसा नहीं कि आपको हफ्ते भर के अंदर रिलीफ मिल जाएगा, उसके अंदर भी आपको कई महीने, हो सकता है कई साल लड़ना पड़ जाए। ऐसे भी केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जो 3-3 साल से केस रिट पिटीशन पेंडिंग। और फिर भी सर आप यकीन नहीं करेंगे, हम जैसे चौपाल करते हैं या पब्लिक वॉक्स पॉप करते हैं, वहाँ पे भी लोग खुश हैं कि हमको फ्री बिजली है, फ्री पानी है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं कमी हमारे में भी है। देखो, आदमी को क्या लगता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो प्रॉब्लम बढ़ाएगा, वो कम नहीं करता है हमेशा। चाहे वो क्राइम रेट की बात हो, अब किसी आदमी के साथ, बेटी के साथ छेड़खानी हो रही है, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, बच्चे, दिल्ली के अंदर ड्रग्स का कितना बड़ा व्यापार है। बिल्कुल, ठीक है, आम मिलता है सर, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। गांजा आम मिलता है दिल्ली में, आम मिलता है, सब लोगों को पता है कहाँ कहाँ मिलता है, पुलिस वालों के अलावा। तो अब सिस्टम क्या है कि वहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बीच में आपको एक फूल दिखा दिया जाता है, लो हैप्पी रोज डे, आपको हम छोटी सी चीज़ फ्री दे रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे को पता नहीं क्या कर मिल गया, लेकिन आप ये सोचो कि उस फ्री के चक्कर में सरकारी खाते से जो लाखों करोड़ों रुपए गायब हो जाएंगे, जो आपके बेनिफिट के लिए यूज़ हो सकते थे। वो दूर की सोच नहीं है, लेकिन जब आदमी को कहता है ना कि इतनी सारी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी अच्छा दिख जाए, तो आदमी उस तरफ भागना शुरू कर देता है कि कोई तो हमारे बारे में सोच रहा है। और हमेशा याद रखना है कि हर सरकार सिर्फ उस आदमी के बारे में सोचती है जो उसका वोट बैंक है। हर आदमी को बेनिफिट नहीं मिलता है। आज कोई आदमी ये बोलेगा कि मैं अगले महीने से जैसे इलेक्शन जीतूंगा, मैं 5,000 रुपये हर परिवार को दूंगा। जब पॉलिसी बनाने की बात आएगी तो पहला कट ऑफ कहाँ लगेगा कि 5,000 रुपये सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जिनकी साल की जो आय है वो 1 लाख रुपये है। मतलब आप महीने के 9-10 हज़ार रुपये कमाते हो मैक्सिमम, तभी हम आपको 5,000 रुपये देंगे। तो मेजॉरिटी लोग जिन्होंने वोट किया तो बाहर हो गए। अब दूसरे लोग अपनी इनकम को 1 लाख रुपए से नीचे दिखाने के लिए वो कैश में काम करना शुरू कर देंगे। टैक्स का जो बेनिफिट हो सकता था वो भी खत्म हो गया। तो दिस इज द साइकी ऑफ द सोसाइटी। जो लोग खुश हैं वो खुश हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, क्या करेंगे? तो इट इज़ अ बैलेंस। उनको ये दिखता है कि हमारा वोट बैंक ही है तो उसको इंटैक्ट रखना है। अच्छा सर, अब इलेक्शन की बात चली, हमारे कुछ मंत्री जो हैं जेल में रह के आते हैं कम समय के लिए नहीं, 1-1 साल 1.5 साल आराम से जेल में एंजॉय करके आते हैं, 1.5 साल जेल में रह के आते हैं, और फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं। फिर वो कहते हैं करप्शन हुआ नहीं। ऐसा पॉसिबल है कि अगर कुछ हुआ नहीं तो हम 1.5 साल जेल में रहे? देखिए, पहली बात तो ये समझो कि आप जो बोल रहे हो ना कि इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जेल के अंदर बैठ के इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप तो बाहर आने की बात कर रहे हो। समझिए, आम आदमी के ऊपर, एक इंडियन सिटीजन के ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शन है। आपके अगेंस्ट आज कोई केस हो जाए और आपको यूपीएससी का एग्जाम जो है वो आपने क्लियर कर लिया, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव आएगी, आप प्रूव करते रह जाना कि ये जो है मेरी जो सर्विस होगी उसमें इफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दें। आप हो सकता है इंटेलेक्चुअली इतने अच्छे हो कि इंटेलिजेंस में आपकी जॉब लग रही हो और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि इसके अगेंस्ट तो ये एफआईआर है और इस बंदे को हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे। आप एक आम आदमी, आप एक इंडियन सिटीजन हो, कॉमन इंडियन सिटीजन, लेकिन अगर आपके ऊपर 25 केस हैं और आपके जो ट्रायल हैं वो चल रहे हैं, तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, आप पार्लियामेंट में जा सकते हो, आप पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते हो, आप उन केसेस को लड़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और वो हमारी ही आवाज़ बनते हैं, और हमारी आवाज़, देखिए, और हमारे लिए लॉ बनाते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है? पहला तो सिस्टम ये है कि जब हम किसी को वोट देते हैं, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो वोट क्यों दिया जाता है? वो वोट इसलिए दिया जाता है कि एक खास एरिया के लोगों ने इस आदमी को अपना नुमाइंदा बना के पार्लियामेंट में भेज दिया। बिल्कुल सर, हाँ, ये हमारे एरिया की आवाज़ है वहाँ। यस, ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जी। तो 545 के आसपास लोग हैं कि भैया अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ये हर जगह की आवाज़ होगी, तो जब भी वोटिंग होगी तो एटलीस्ट जो कंसेंसस है वो बन सके। लेकिन आप ये देखो कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जितने हैं, कितने लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, बहुत लोगों के पास है,
बहुत लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस हैं, डकैती का है, रेप का है, मर्डर का है, एक्सटॉर्शन का है, रॉबरी का है, मारपीट का है, चीटिंग के केस चल रहे हैं, और हमने उनको वोट दे के भेज दिया। आपको लगता है कि वो अच्छा कानून बनाएंगे हमारे लिए? वो कभी नहीं बनाएंगे, जिंदगी में नहीं बनाएंगे, क्योंकि अच्छा कानून बनते ही उनके तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, और वहां जाके इम्यूनिटी है उनको पार्लियामेंट में बोलने की। तो जब आप जैसे हम जैसे लोग उन लोगों को वोट देके वहां भेजेंगे और फिर हम उम्मीद करें कि हमें हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, तो नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये जो पॉइंट है सर, आपने ये जो हमारे दर्शकों को बताया, ये समझना चाहिए, क्योंकि देखिए इलेक्शन का टाइम है। आप कभी भी वोट करने जाएं, समझदारी से जाएं। सर ने जो बात बताई डिजिटल अरेस्ट पे, वो भी आपको समझना चाहिए कि कोई भी आपको ऐसे डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। मैट्रिमोनियल केसेस की हमने बात की, मैट्रिमोनियल केसेस में भी आपके पास रेमेडीज हैं। आप सॉल्व करना चाहें, ईगो साइड रखें, अपने अच्छे लॉयर से बात करें, और कभी भी कोई गुस्से में फैसला ना लें। आराम से, शांति से किसी एक्सपर्ट बंदे से ज़रूर मिले। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो इनसाइट शेयर किया, और हम भी अपने दर्शकों को कहेंगे कि आपके पास कोई भी सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, वो हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, हम सर के पास भेजेंगे और सर से जवाब ज़रूर लेंगे और दोबारा बुलाएंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए। और देखते रहेगा इन खबर और इंडिया न्यूज़। थैंक यू।